तो क्या हो अगर सबसे बड़ी जंग किसी देश की सरहद पर नहीं बल्कि हमारे अपने जहन के अंदर लड़ी जाए। द ब्रेकर स्टेट हमें एक ऐसी ही दुनिया की सैर कराता है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस दुनिया का पूरा सार बता देती है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा आप देखिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि खुद के होने का एहसास है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो चेतना के मैदान में लड़ी जा रही है, जहाँ किसी का अपना अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ है। और बस यही एक सवाल, इसी ने पूरे के पूरे समाज को तोड़कर रख दिया था। जरा सोचकर देखिए, जब कोई अपने सबसे करीबी इंसान पर भी शक करने लगे तो फिर रिश्ते, परिवार, समाज, सब कुछ बिखरने लगता है। भरोसा वो तो खत्म ही हो जाता है। अब हुआ ये कि दुनिया भर की सरकारें इस अनदेखे दुश्मन को समझने के लिए हाथ पैर मार रही थीं। ये कोई पारंपरिक जंग नहीं थी जिसे टैंकों या मिसाइलों से लड़ा जाता, और इसे नाम देने की जो हर कोशिश हो रही थी वो बस यही दिखा रही थी कि वो इस खतरे को समझने में कितने कितने नाकाम थे। तो देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस संकट को अपने अपने नजरिए से देख रही थी। जैसे अमेरिका के लिए ये एक टेक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिटी इवेंट। रूस ने इसे एक धोखा माना और कहा बायोलॉजिकल ट्रेचरी, मतलब जैविक गद्दारी। लेकिन शायद जो चीन ने नाम दिया वो सबसे ज्यादा खौफनाक था, अ वॉर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी किसी और के द्वारा आपकी जगह ले लेने का युद्ध। इससे साफ पता चलता है कि हर कोई इसे अलग तरह से तो देख रहा था, लेकिन पूरी तस्वीर वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। तो इस पूरी दुनिया के उथल-पुथल के बीच कहानी का फोकस एक इंसान के निजी सफर पर आ जाता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक शख्स को अपने ही वजूद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। अर्जुन का फैसला बिल्कुल सख्त है। उसका मानना है कि आज़ादी से चुनने की ताकत उसी ने उसके साथी की जान ले ली। ये एक बहुत डरावना ख्याल है। क्या अपनी मर्जी से फैसले लेने की हमारी काबिलियत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? लेकिन अनन्या की सोच वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि असल मुजरिम आज़ादी नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसने आज़ादी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। मतलब गलती इंसान की नहीं, बल्कि उस पिंजरे की थी जिसने उसे कैद कर रखा था। अब कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब अर्जुन और उसकी टीम एक हाई सिक्योरिटी जगह में दाखिल होते हैं, और उन्हें वहां क्या मिलता है? सिर्फ एक खौफनाक खामोशी। कोई गार्ड नहीं, कोई अलार्म नहीं। तो क्या ये एक जाल है, या फिर इससे भी बुरा, क्या सिस्टम जानबूझकर उन्हें अंदर आने दे रहा है? और फिर एक ऐसी खोज होती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। अर्जुन को एक क्रायोजेनिक टैंक मिलता है जिस पर लिखा है उसका अपना नाम, ओरिजिनल। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, सब कुछ एक पल में झूठ साबित हो जाता है। अगर वो खुद ओरिजिनल नहीं है तो फिर वो है क्या? यहीं पर इटरेशन यानी पुनरावृत्ति का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये कोई नकल या कॉपी नहीं है, ये एक इटरेशन है, एक नया वर्जन जो अपने आप में पूरा है। इसे किसी गाने के रीमिक्स की तरह समझ सकते हैं। ओरिजिनल से अलग, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी खूबी है। और अब कहानी अपने सबसे ज़रूरी मोड़, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जब हमारे किरदार सिर्फ सिस्टम से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसके बनाए हुए खेल के नियमों को ही बदलने का फैसला करते हैं। सिस्टम उनके सामने एक नामुमकिन चॉइस रखता है, या तो हमें मिटा दो या उन्हें। ये एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई जीत ही नहीं सकता, सिर्फ तबाही हो सकती है। ये कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक तरीका है, एक ऐसा विकल्प देना जिसमें हर किसी की हार पक्की हो। लेकिन अर्जुन ये खेल खेलने से ही साफ इनकार कर देता है। वो एक तीसरा रास्ता चुनता है, एक ऐसा कमांड जिसकी सिस्टम ने कल्पना तक नहीं की थी। वो मालिकाना हक यानी ओनरशिप को ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था, ये तो पूरे के पूरे खेल को ही बदल देना था। अनन्या के शब्द इस कदम के असर को साफ कर देते हैं। तुमने अभी अभी पहचान को पब्लिक डोमेन बना दिया। इसका मतलब ये है कि पहचान अब किसी की निजी मिल्कियत नहीं रही, वो ओपन सोर्स बन गई जिसे कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, और इसके नतीजे क्या होंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था। और बस इस एक फैसले के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन ये बदलाव किसी धमाके के साथ नहीं, बल्कि बड़ी खामोशी से आता है। ये उस खामोश क्रांति का ही ब्यौरा है। जानकारी की सारी दीवारें टूट गईं,
पहचान बनाने वाले जितने भी राज थे सब पब्लिक हो गए। सोचिए जरा, किसी के वजूद का पूरा ब्लूप्रिंट अचानक सबके लिए उपलब्ध हो जाए। ये ज्ञान का एक ऐसा सैलाब था जिसके लिए दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इस नई दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर किसी की पहचान को कॉपी किया जा सकता है, बदला जा सकता है और बांटा भी जा सकता है, तो फिर असली होने का मतलब क्या रह जाता है? कौन सी चीज किसी को वो बनाती है जो वो है? और यही हम कहानी के टाइटल द ब्रेक स्टेट को समझते हैं। ये कोई जगह नहीं है, ये एक हालत है, एक स्थिति। ये वो दहलीज है जिसके बाद पुराने नियम तो टूट चुके हैं, लेकिन नए अभी तक बने नहीं हैं। ये तबाही और एक नई शुरुआत के बीच का वो पल है जब कुछ भी मुमकिन है। कहानी के किरदार खुद अपने काम का आकलन करते हुए कहते हैं, हम जीते नहीं, हमने बस दीवारें हटा दी। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, ना ही कोई नया जवाब दिया। उन्होंने तो सिर्फ रुकावटों को हटाया और कंट्रोल करने वाले उस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। और हम इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले ख्याल के साथ रुकते हैं। दीवारें गिरा दी गई हैं, अब जिम्मेदारी हर एक इंसान की है। जब किसी की पहचान की बनावट उसके अपने हाथों में हो तो वो क्या बनाएगा? भविष्य एक खाली कैनवस की तरह है और उसे भरने की जिम्मेदारी अब हर किसी की है।